कुछ हद तक इन्फेक्शंस कॉमन होती हैं। हम यूजुअली ये मान के चलते हैं कि एक साल में 6 से 8 बार माइल्ड वायरल इन्फेक्शंस बच्चों को जरूर होंगी। न्यूबॉर्न बेबीज में हम कॉमनली देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को खांसी हो रही है, बच्चे के नाक से खड़ खड़ की आवाज आ रही है, छाती में से खड़ खड़ की आवाज आ रही है, बड़े कॉमन सी कंप्लेंट होती है। तो ये कंप्लेंट मोस्टली इस वजह से होती है क्योंकि नाक के अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस ड्राई अप होकर जम जाती हैं। अगर हम उनके अंदर सलाइन वाटर रेगुलरली नोज के अंदर पुट करते हैं, रेगुलरली हम 2 से 3 ड्रॉप हर 3, 4, 5 घंटे के बाद बच्चे के नाक में डालते हैं, तो उससे बच्चे का नाक खुला रहता है। बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का होता है, बड़ा होता जाता है, तो पेरेंट्स को ये लगना शुरू हो जाता है कि ये तो रूटीन की खांसी है, तो एक कफ सिरप लेके बच्चे को पिला दीजिए। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कफ सिरप्स बच्चों को देने ही नहीं चाहिए। कफ सिरप्स बच्चे के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात बच्चों को होने वाली कॉमन कफ एंड कोल्ड। नए नवजन्मे बच्चों को भी कफ कोल्ड होता है और उससे जो बड़े बच्चे हैं, और इसका इलाज डॉक्टर सौरभ कपूर बताने जा रहे हैं। पीडियाट्रिशियन है, नियोनेटोलॉजिस्ट है, उनसे बात करते हैं। बहुत सो जनरली देखा गया है कि सारे बच्चे खांस रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, मतलब ऐसा लगता है सर्दियां आ गई तो बच्चों को आप बचा नहीं सकते कफ एंड कोल्ड से। इज इट पॉसिबल कि बचाया जा सके? देखो, बिल्कुल बच्चों को बचाया जा सकता है। देखो, कुछ हद तक इन्फेक्शंस कॉमन होती हैं। हम यूजुअली ये मान के चलते हैं कि एक साल में 6 से 8 बार माइल्ड वायरल इन्फेक्शंस बच्चों को जरूर होंगी। तो उनको हम माइल्ड फॉर्म में ही पकड़ लें और उसको टाइमली हम ट्रीट कर दें, तो वो तो हम उसको सीवियर होने से बचा सकते हैं। हाँ, अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेके रखें कि अगर हम बच्चों को रेगुलरली चेकअप्स के लिए ले जाते रहें, जो कि इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम लोगों को वेल बेबी विजिट के बारे में मालूम है। जब तक बच्चे बीमार नहीं पड़ते डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में, है ना, कि या तो बीमार पड़ेगा तभी जाना है, या कोई टीकाकरण होना है तो जाते हैं हम लोग। हम कभी भी वेल बेबी को दिखाने नहीं जाते हैं। जो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारे बच्चों को, इनफैक्ट हर बच्चे को एक वेल बेबी विजिट की जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस वेल बेबी विजिट में आप बच्चे की पूरी ग्रोथ देखते हैं, उसको रेगुलर चेकअप करते हैं। अगर कहीं आपको लग रहा है कि कोई माइल्ड इन्फेक्शन हो रही है बच्चे को, तो आप जल्दी पिकअप कर लेते हैं उस चीज को। तो एक वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां से हम बच्चों को पिकअप कर सकते हैं। दूसरा चीज जो कॉमनली हमारी इन्फेक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, तो इनके अंदर हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। पर अगर टाइमली हम इनको बच्चों को दिखा दें, टाइमली इनका सिम्टोमेटिक इलाज शुरू कर दिया जाए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सुधर जाते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज में हम कॉमनली देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को खांसी हो रही है, बच्चे के नाक से खड़ खड़ की आवाज आ रही है, छाती में से खड़ खड़ की आवाज आ रही है, बड़े कॉमन सी कंप्लेंट होती है। तो ये कंप्लेंट मोस्टली इस वजह से होती है क्योंकि नाक के अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस ड्राई अप होकर जम जाती हैं। अगर हम उनके अंदर सलाइन वाटर रेगुलरली नोज के अंदर पुट करते हैं, रेगुलरली हम 2 से 3 ड्रॉप हर 3, 4, 5 घंटे के बाद बच्चे के नाक में डाल दें, तो उससे बच्चे का नाक खुला रहता है। क्योंकि विंटर में ड्राइनेस ज्यादा होती है, इस वजह से ये जो नोज ब्लॉकेज और ये जो कफ और कोल्ड नोज ब्लॉक जो लगता है घर वालों को, पेरेंट्स को स्पेशली, तो वो चीज का इलाज बड़ा सिंपल होता है कि आप रेगुलरली नेजल ड्रॉप्स या सलाइन ड्रॉप्स बच्चे को डॉक्टर की सलाह पर दिया जाए। बिल्कुल डॉक्टर की सलाह पर लेना है। और आपको यूजुअली हम जब बच्चे को छुट्टी करते हैं और बच्चे जब रेगुलर फॉलोअप पे बुलाते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, तो उनको सलाह देते हैं स्पेशली इन विंटर्स की, अगर आपके बच्चे को कभी भी आपको लगे कि नोज ब्लॉक है, तो सलाइन वाटर एक सिंपल सी चीज है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आप जितनी मर्जी बार बच्चे के नाक में डाल सकते हैं। उससे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो सिंपल सलाइन वाटर आप चाहें तो 10 बार 12 बार जितनी मर्जी बार भी नाक में डाल सकते हैं, बिकॉज यस, एक दिन में। तो वो सिंपल सलाइन वाटर है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि बहुत सारे लोग केमिस्ट से दवाइयां ले लेते हैं, कि फार्मेसी पे गए, उसको बताया कि बच्चे को कोल्ड लगा है, तो केमिस्ट उनको आमतौर पे कोई नेजल ड्रॉप्स दे देते हैं, जो कि कई बार बड़ों की नेजल ड्रॉप्स होती हैं, या कई बार ऐसी मेडिसिन वाली नेजल ड्रॉप्स होती हैं जो बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। तो इस चीज के मैं अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को जहाँ पे कभी डाउट हो तो एक फार्मासिस्ट या केमिस्ट के पास जाके दवाई लेने से हमेशा बच्चे को एक बार डॉक्टर को चेक करा के या डॉक्टर की सलाह लेके तभी वो यूज करें। ऐसे ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके छोटे बच्चे पे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बच्चा छोटा है तो रिस्क नहीं लेना। बिल्कुल बिल्कुल जी, बच्चे के लिए बिल्कुल रिस्क। और कफ सिरप, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आई थिंक इंडिया में ये रैम्पेंट है, मतलब केमिस्ट से कफ सिरप लीजिए, बच्चे को पिला दीजिए। बिल्कुल। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, देखो न्यूबॉर्न बेबीज को लेकर फिर भी बहुत सारे लोग अवेयर होते हैं और थोड़ा डरते हैं,
लेकिन जैसे ही बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का होता है, बड़ा होता जाता है, तो पेरेंट्स को ये लगना शुरू हो जाता है कि ये तो रूटीन की खांसी है, तो एक कफ सिरप लेके बच्चे को पिला दीजिए। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कफ सिरप्स बच्चों को देने ही नहीं चाहिए। कफ सिरप्स बच्चे के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। आप अगर बात करें तो 2 साल से छोटे बच्चे को कफ सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो कफ सिरप्स हम ओवर द काउंटर ले लेते हैं, उनकी डोजेज अडल्ट वाली डोज होती है या बड़ों की डोज होती है। तो उसी डोज में वो जो फार्मासिस्ट है उसको आधा करके, जो नॉर्मली हम देखते हैं कि उसने भी हमें बताया था कि पूरा चम्मच बड़े लेते हैं, आप आधा चम्मच दे दो। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि वो सॉल्ट जो है उसकी मिलीग्राम्स में डोज है और बॉडी वेट के हिसाब से डोज है। तो अगर वो सिरप लेना भी है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह लेकर और फिर ही लें। और हर एक कफ सिरप अलग होता है। तो अब हम आमतौर पे देखते हैं कि माँ बाप जब हमारे पास आते हैं उनके पास ऑलरेडी 4 कफ सिरप पड़े होते हैं, क्योंकि वो पहले एक जगह से दवाई लेते हैं केमिस्ट से, फिर वो कोई और दवाई दे देते हैं सॉल्ट बदल के, तो मल्टीपल कफ सिरप्स का यूज हो जाता है। तो इवेंचुअली हमें पता लगता है कि उनकी जरूरत ही नहीं थी, वो शायद मतलब वो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं थे। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप हमेशा एक बार चेक करा के बच्चे की छाती को पूरा जांच करके फिर ही कफ सिरप दें। जो रिक्वायर्ड है वो दें, और मोस्टली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फिर सर्दी जुकाम का इलाज कैसे करते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल छोटे बच्चों में, जैसे मैंने बताया, नवजात बच्चों में तो नेजल ड्रॉप्स डाल के और बहुत बार कमरे को अच्छे से ह्यूमिडिफाई करके, सिंपल स्टीम इनहेलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चे को स्टीम देनी है तो बहुत बार लोग सोचते हैं स्टीम कैसे देंगे इतने छोटे बच्चे को। तो उसके लिए बेस्ट आंसर ये है कि जैसे हम लोग सबके घर में गीजर लगे हैं, तो अगर हम गीजर को बाथरूम में ऑन कर दें थोड़ी देर के लिए, जब पानी पूरा गर्म हो जाए तो हम टैप को खुला छोड़ दें गर्म पानी में, या शावर ऑन कर लो, तो वो पूरा बाथरूम में एक धुआं सा या ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है। उस स्टीम के अंदर अगर हम बच्चे को 10 मिनट तक लेके बैठ जाए अंदर, तो दैट इज अ गुड वे टू गिव स्टीम टू अ न्यूबॉर्न बेबी। अनदर थिंग इज कि जहाँ पे बेबी सो रहे हैं उनके पास हम स्टीमर को ऑन करके छोड़ दें। पानी को, स्टीमर जो आते हैं उनको आप ऑन करके बेबी के पास छोड़ सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी के पास, जिससे कि रूम के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन होगी और ऑटोमेटिकली बेबी को स्टीम मिल जाएगी। बहुत बार इन छोटे बच्चों को हमें नेबुलाइज भी करना पड़ता है, तो हम सलाइन से नेबुलाइज करते हैं ऐसे बच्चों को। नॉर्मल जो सलाइन वाटर होता है वो डाल के हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि आप सलाइन से नेबुलाइज कीजिए, क्योंकि इन सब का कारण वायरल है। और वायरसेस की जो इन्फेक्शन होती है वो 4 से 5 दिन में ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो वायरस की वजह से कफ आती है वो यूजुअली 2 वीक्स भी लगा सकती है। तो कई बार लोग डर जाते हैं कि 10 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, खांसी चल रही है, तो क्या हमें कुछ ऐड करना चाहिए, क्या हमें दवाइयां और बढ़ानी चाहिए। पर मेरी उनको सलाह है कि आपको दवाइयां नहीं बढ़ानी है, आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है, कुछ होम रेमेडीज करनी है। इन चीजों का आप अगर रेगुलर ध्यान रखोगे, एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए, ठंड में ना जाइए, खट्टी चीजों का मतलब इनटेक कम कर दीजिए। ठंडी चीजें जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, बच्चों को फ्रूटी दे देते हैं ठंडी, या ऐसा कुछ भी दे दो, वो चीजें अवॉइड करो। बच्चे को ठंडी चीजें मत पिलाओ, खट्टी चीजें अवॉइड करो, डीप फ्राइड चीजें अवॉइड करो। जब खासतौर पर उसको खांसी जुकाम लगी है, वाटर का इंटेक अच्छा रखो, अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखोगे तो मोस्ट ऑफ दीज कफ्स एंड कोल्ड सेटल डाउन इन 7 to 10 days, 7 से 10 दिन में सेटल हो जाती हैं। ये जो आपने कहा कि दही दे सकते हैं, बिल्कुल दही दे सकते हैं, दही देने में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर भी दे सकते हैं, बट हाँ हम फ्रिज वाली चीजें तो वैसे भी मना करते हैं, तो फ्रिज से डायरेक्टली निकाल के देना इज नॉट राइट। हाँ, बट रूम टेम्परेचर पे दही भी दे सकते हैं, केला भी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। ये सब चीजों का मिथ है कि बच्चे को खांसी लगी है, जुकाम लगा, क्या हम चावल नहीं देने, हाँ चावल नहीं देने, केला नहीं देना, तो बट वो गलत है, ऐसा नहीं है। आप केला भी खिला सकते हैं। दूध के अंदर कफ करता है? देखो ऐसा नहीं है दूध कफ करता है, बट डेफिनेटली दूध पीने के बाद बहुत सारे बच्चे उल्टी करते हैं और उसमें बहुत सारी कफ निकलती है। जो आमतौर पे बच्चों की बलगम जिसे हम कहते हैं, या जो फ्लेम होता है, वो बच्चे खांसी करके खुद से बाहर नहीं निकाल पाते, तो वो बच्चे उसको स्वॉलो करके पेट में ले जाते हैं, तो वो फिर या तो उल्टी के रास्ते बाहर आता है या पॉटी के रास्ते बाहर आएगा। तो अगर बच्चा खांसते हुए कभी उल्टी कर दे, जो बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं आकर कि बच्चे ने खांसते खांसते उल्टी कर दी, उससे ज्यादा घबराना नहीं है। इसको हम पोस्ट ट्यूसिव वॉमिटिंग कहते हैं, जिसका मतलब है कि खांसी के बाद उल्टी आना। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है। बहुत सारे बच्चों को फ्लेम निकालने का तरीका है, बॉडी का अपना मैकेनिज्म है कि उसको जो भी बलगम बनी थी या जो फ्लेम था या जो सिक्रीशंस थी उसको निकालना है बॉडी को। तो वो कैसे निकालेगी, वो यूजुअली बच्चे उल्टी करके निकाल देते हैं, या कई बार पॉटी के रास्ते भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि म्यूकस आ रहा है पॉटी में, तो वो भी बहुत कॉमन है कि कफ कोल्ड में कई बार म्यूकस आना शुरू हो जाता है, तो इट इज वेरी कॉमन। कुछ होम रेमेडीज की आप बात करें? हाँ, तो देखो होम रेमेडीज बिल्कुल बहुत सारे, मुझे लगता है कि काफी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। होम रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि हम सारा इलाज घर पे ही शुरू कर दें।
पर टू प्रिवेंट एटलीस्ट हम सर्दियों में बचाने के लिए अपने आप को हम रेगुलर बड़े बच्चों में खास तौर पे रेगुलर स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। स्टीम का ध्यान रखें बिकॉज गर्म पानी होता है तो बच्चे कई बार अपने ऊपर गिरा भी सकते हैं, तो उस चीज का हमें प्रिकॉशन लेना है। जब भी बच्चे को स्टीम देनी है कोशिश करना है कि बच्चा आपकी गोद में हो और स्टीमर जमीन के ऊपर रखा हो, ताकि अगर बाई चांस पानी गिरे भी तो वो जमीन के ऊपर गिरेगा, बच्चे के ऊपर नहीं गिरेगा। अगली चीज है कि आप रेगुलर नेजल ड्रॉप्स या सलाइन ड्रॉप का इस्तेमाल करें। 1 साल से बड़े बच्चों को आप शहद भी दे सकते हैं, उससे डेफिनेटली कफ में तो बहुत फर्क पड़ता है। जो आपके बाउट्स ऑफ कफ होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे हम लोग भी हनी टस लेते हैं, बड़े लोग स्ट्रेप्सिस लेते हैं, लॉजेंजेस जिसे हम कहते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए शहद वो काम करता है। बच्चों को जब भी पानी पिलाएं वार्म वाटर पिलाएं। सर्दियों में नॉर्मल वाटर की बजाय आप जब भी बच्चे को खांसी जुकाम लगा है पानी थोड़ा सा गर्म करके पिलाइए, वो बच्चे को बहुत असर करेगा और जो गले की इरिटेशन है स्पेशली थ्रोट इरिटेशन जिसकी वजह से खांसी होती है उस चीज को कम करेगा। अगली चीज है गार्गल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो बड़े बच्चे हैं 4 साल 5 साल के बच्चे हैं वो इजीली गार्गल्स कर सकते हैं, तो हमारे बुजुर्ग भी बहुत इस चीज को रिकमेंड करते थे और हम लोग खुद भी इस चीज को इस्तेमाल करते हैं और हमने देखा है कि उससे बहुत फायदा होता है। तो एटलीस्ट आपको सिम्टोमेटिकली बहुत रिलीफ मिलता है और आप अपने जो रूटीन एक्टिविटीज है उनको फॉलो कर पाते हैं, कफ के बाउट्स कम हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो बहुत ही माइल्ड स्टेज में अगर हो तो उनको ट्रीट भी कर सकते हैं। वो तुलसी काढ़ा देना, तुलसी उबाल के, ये सब देखो वो सब चीजें एज फार एज बड़े बच्चे हैं 4-5 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें इस्तेमाल कीजिए। बहुत छोटे बच्चे हैं न्यूबॉर्न बेबी में उसका कोई रोल नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रांडी पिलानी है या ऐसा कुछ करना है, हाँ नहीं वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बच्चों में बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। तो उसकी बजाय आप कोसा पानी या वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर बच्चे को पिलाएं, वो ज्यादा बेटर है। और उसको नेजल ड्रॉप्स रेगुलरली डालते रहें जो सलाइन ड्रॉप्स हैं, और हो सके तो स्टीम का उसको जरूर दें बच्चे को। 1 साल से बड़ा बच्चा है तो डेफिनेटली शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टीमर आजकल सबके घर में कोविड के बाद। अच्छा, सर्दी जुकाम में फिक्र करने की कब जरूरत? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने होम रेमेडीज की बात कर ली, तो ऐसा ना हो कि पेरेंट्स होम रेमेडीज ही करते रह जाए और उनको ये मालूम ही ना पड़े कि कब डॉक्टर के पास एक्चुअली जाना है, और ये बहुत वरीसम है। देखो अब हमारी सलाह यह है कि जो भी छोटे बच्चे हैं, स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आपको कोई भी डाउट है, माइल्ड इन्फेक्शन है, सीवियर है, किसी भी फॉर्म की कोई कफ एंड कोल्ड है, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है, हमारे पास बहुत बार फोन आते हैं कि हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, कहीं गए हैं, जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स हैं, कि बच्चे को थोड़ी खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, दवाई बता दीजिए। दिस इज कॉमन सिनेरियो फॉर ऑल द पीडियाट्रिशियंस और चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन इंडिया कि हम ओवर द काउंटर कहते हैं कि फोन पे बता दो। तो मैं तो यूजुअली उन पेरेंट्स को यही सलाह देता हूँ कि देखो आप जहां पर भी हो अपने बच्चे को एक बार लोकल डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो डॉक्टर हमारे बच्चे को देख रहा है वही आगे भी देखेगा, तो वो कॉन्फिडेंस होता है, तो फोन करके आपसे कोशिश करते हैं कि दवाई पूछ लें कि शायद उसी से ही फर्क पड़ जाएगा। बट ये चीज समझनी जरूरी है कि बड़ों की तरह नहीं है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को इजहार नहीं कर पाते, तो उनके हमें सिर्फ साइंस से पिक करना पड़ता है कि ये बच्चा जो है इसकी तकलीफ ज्यादा है या कम है। तो उनके लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप जहां भी हो, जिस भी स्टेट में हो या जिस भी सिटी में हो, वहां जो लोकल चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या जो लोकल सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उनको जरूर एक बार दिखाओ, ताकि वो बच्चे की छाती को चेक करें और जो भी दवाइयां नेसेसरी हैं वो आप उनको वहां पे दो, क्योंकि फोन पे दवाई बता के नहीं काम चलता। वरी करने की अगर हम बात करें तो अगर हमें लगे बच्चे के हाथ पैर नीले पड़ने शुरू हो रहे हैं, बच्चा सांस बहुत खींच खींच के ले रहा है या जोर शोर से ले रहा है, या सांस लेते हुए उस आवाज निकाल रहा है बहुत ज्यादा, अगर हम स्किन की बात करें तो हम देखेंगे कि छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, कि बच्चा खींच खींच के सांस ले रहा है और छाती में नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं, तो ये डेंजर साइंस हैं, ये ऑमनियस साइंस हैं। बच्चे की ब्रीदिंग जो है नॉर्मल, एटलीस्ट छोटे बच्चे की न्यूबॉर्न की ब्रीदिंग नॉर्मली 60 ब्रेथ्स पर मिनट होती है। अगर ये बढ़ गई है, 70 हो गई है, 80 हो गई है, 2 महीने तक के लिए 40 भी ठीक है। तो 2 महीने बच्चे, अगर 2 महीने तक का बच्चा है तो हम उसको 60 भी नॉर्मल लेके चलते हैं। 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे की 40 ब्रेथ्स जो है वो नॉर्मल होती है। तो अगर वो बढ़ गई है, अगर 3 महीने 4 महीने का बच्चा 1 मिनट में 60 बार 70 बार सांस ले रहा है और खींच खींच के सांस ले रहा है, उसके नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, ऐसे हम देख रहे हैं बच्चा ऐसे कर रहा है, तो ये सब डेंजर साइंस है। या आपको लग रहा है कि बच्चे की जो हाथ पैर हैं वो थोड़े नीले पड़ने शुरू हो रहे हैं, या मुंह के अराउंड आपको लगे कि कोई नीलापन आ रहा है, तो ये बिल्कुल डेंजर साइंस है और हमें इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में रश करना चाहिए और बच्चे को तुरंत दिखाना चाहिए। तो ये कॉमन साइन है जिनको हम पिक कर सकते हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन में क्या कुछ ऐसे भी इंजेक्शन हैं जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? देखो इन्फेक्शन से बचना, अगर हम कहें वायरल इन्फेक्शन, तो हम हर वायरस के लिए टीका तो नहीं है,
पर जो कॉमन इन्फेक्शंस अगर हम बात करें, जैसे जो सीवियर थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हैं, जैसे न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन होती है, तो यूजुअली जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसमें रिकमेंडेड है कि हम बच्चों को न्यूमोकॉकल वैक्सीन लगाएं जिससे निमोनिया होता है। तो ये जो न्यूमोकॉकल वायरस है, ये वन ऑफ दी सीवियर वायरसेस है, सीवियर बैक्टीरिया है, जो बहुत सीवियर इन्फेक्शन और लंग्स की इन्फेक्शन करता है। तो अगर हम देखें कि इन इन्फेक्शंस को हम टीकाकरण से बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। और ये देखा गया है कि अगर एक आम तौर पे एक बच्चा साल में 8 से 10 बार बीमार पड़ता है, जिन बच्चों को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन मिलती है उनकी जो बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी है वो 50% कम हो जाती है। तो अगर आप इनको रेगुलरली इम्यूनाइज कर रहे हैं विद द न्यूमोकॉकल वैक्सीन एंड द फ्लू वैक्सीन अब साल में एक बार हमें जरूर लेना चाहिए। इनफैक्ट अडल्ट्स को भी लेना चाहिए। इट इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो फॉर अडल्ट्स। सो इनफैक्ट जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है वो भी अडल्ट्स को लेना है, जो हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी लेना है। तो ये साल में एक बार फ्लू वैक्सीन और लाइफ में एक बार न्यूमोकॉकल वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, ताकि हम जो कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग निमोनियाज हैं या जो इन्फेक्शंस हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। सो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर इसको एंटीबायोटिक डाल दो। ये बहुत कॉमन है, हम ओपीडी में अगर पेशेंट देखते हैं, हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि एंटीबायोटिक डालने से कुछ जादू हो जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको बिल्कुल बताना चाहूंगी एंटीबायोटिक का कॉमन कफ एंड कोल्ड में कोई रोल नहीं है। जो बच्चे को बुखार हुआ है, खांसी जुकाम हुआ है, ये 5 से 7 दिन में ग्रेजुअली अपने आप सबसाइड कर जाएगा। ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखेंगे, अगर आप डॉक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2 दिन हो गए दवाई ले रहे हैं, ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर चेंज कर लिया जाए, तो वो भी एक गलत है। बिकॉज हम लोग सब डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करने की सोचते हैं कि जितना हो सके बच्चों को एंटीबायोटिक्स ना दी जाए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज और इनमें एंटीबायोटिक्स कुछ भी असर नहीं करेंगे। तो अगर आप एंटीबायोटिक दे भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली 4th-5th डे तक धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। 3-4 दिन तक बच्चे को जरूर तेज बुखार आ सकता है, खांसी जुकाम रह सकता है, बट इनिशियली सबसे पहले फीवर ठीक होना शुरू हो जाता है 4-5 दिन में। उसके बाद थोड़ा कोल्ड बेटर होना शुरू हो जाता है और कफ जो है वो सबसे लास्ट में आती है। और ये कॉमनली हमें सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब बाकी सब ठीक हो गया लेकिन खांसी अभी भी आ रही है। तो उनको हम यही सलाह देते हैं कि एटलीस्ट 2 वीक्स लग जाते हैं कभी कभी खांसी ठीक होने में, जिसको पोस्ट वायरल कफ कहते हैं। ये बहुत बार 2 हफ्ते तक भी चलती है, तो हमें उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।